एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको रिटर्न टाइप्स और आर्गुमेंट के बारे में बताएंगे। जैसा कि पहले की वीडियो ट्यूटोरियल में आप पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है, फंक्शन डिक्लेयर कैसे होता है और कैसे इसे कॉल किया जाता है। तो फंक्शन में जो दो मेन चीजें थी वो है रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट्स। जब हम इनके बारे में जान पाएंगे तब हम फंक्शन की कैटेगरीज को समझ सकते हैं। तो अगले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको फंक्शन की कैटेगरीज बताऊंगा। उसके पहले आपको आज के वीडियो ट्यूटोरियल में ये क्लियर किया जाएगा कि रिटर्न टाइप्स क्या हैं और आर्गुमेंट्स किस किस प्रकार के होते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है रिटर्न टाइप एंड आर्गुमेंट्स। जैसा कि पहले के फंक्शन के डिक्लेरेशन या डेफिनेशन में आप सिंटेक्स देख चुके हैं कि रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट्स दोनों होते हैं। सपोज इसका एक सिंटेक्स में लिखता हूं, अगर फंक्शन को हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, उसके बाद लिखते हैं फंक्शन नेम और अंदर में लिखते हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स को पैरामीटर लिस्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट तीन चीजें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न टाइप मीन्स होता है वह फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन को जो वैल्यूज लौटाने वाला है वो होता है रिटर्न टाइप। वो किस प्रकार का होगा। फिर आता है फंक्शन का नाम, कि फंक्शन का नाम क्या होगा। फिर आता है आर्गुमेंट्स, यानी कॉलिंग फंक्शन द्वारा हमारे इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को जो वैल्यू सप्लाई की जाएंगी वो होंगे आर्गुमेंट्स। यहाँ पर आर्गुमेंट को पैरामीटर लिस्ट भी बोला जाता है, जो कि पहले क्लियर किया जा चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिटर्न टाइप से। सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है एडिशन, उसका नाम मैंने लिखा फंक्शन नेम की जगह ऐड। ये कॉल किए जाने वाले फंक्शन को एडिशन यानी दो वैल्यूज लेके उसको ऐड करके रिटर्न करती है, जिसका टाइप है इंटीजर। तो हम जब इसे डिक्लेयर करेंगे तो रिटर्न टाइप की जगह लिखेंगे इंट। इसका मतलब यह फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करने वाला है। आगे आर्गुमेंट्स में अगर हम कॉलिंग फंक्शन जो कॉल करेगा फंक्शन, अगर इसको कोई वैल्यू देता है तो आर्गुमेंट्स की जगह पर वो लिखना होगा कि उनके टाइप और उनकी संख्या क्या है। सपोज वो दो आर्गुमेंट्स अप्लाई करता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट कॉमा इंट। ये हुई फंक्शन की डिक्लेरेशन। अगर वो कोई भी आर्गुमेंट सप्लाई नहीं करता या कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हम उसकी जगह पर वाइड यूज कर सकते हैं। अगर एक ऐसा फंक्शन ऐड जो कि ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है ना ही उसमें कोई आर्गुमेंट पास किया जाता है तो हम दोनों की जगह वाइड यूज कर सकते हैं। एग्जांपल वाइड ऐड वाइड। तो यहां पर आप देख सकते हैं वाइड मीन्स होता है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है और वाइड मीन्स है कि ये कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करता। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि रिटर्न टाइप मतलब फंक्शन द्वारा रिटर्न की जाने वाली वैल्यू कॉलिंग फंक्शन को, और आर्गुमेंट्स मतलब होता है कॉलिंग फंक्शन द्वारा हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन को सप्लाई की जाने वाली वैल्यूज, उनका टाइप और उनकी संख्या। तो यहाँ पर इंट जो लिखा गया है इसका मतलब है कि दो इंटीजर वैल्यूज को सप्लाई की जाएगी। जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं इंट ऐड इंट x कॉमा इंट y। यहां पर स्टेटमेंट्स होंगे। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर इस फंक्शन को हम जब डिफाइन करते हैं तो इंट ऐड इंट x इंट y, यहां पर x y फॉर्मल वेरिएबल, फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं। तो इस प्रकार से आर्गुमेंट्स दो प्रकार के हुए, एक एक्चुअल आर्गुमेंट और एक फॉर्मल आर्गुमेंट। तो दोनों में अंतर क्या है। जब मैं ऐड फंक्शन को कहीं कॉल करूंगा, या सपोज मैं ऐड फंक्शन को मैं मेन में कॉल कर रहा हूं, तो मेन में इससे कैसे कॉल किया जाएगा। तो पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में आप कॉलिंग फंक्शन या फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं पढ़ चुके हैं। उस सिंटेक्स का हम यहाँ यूज करते हैं। मेन के अंदर ऐड को अगर कॉल किया जा रहा है तो ऐड कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इंटीजर वैल्यू को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट आंसर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आंसर इज इक्वल ऐड
और यहाँ पे बोला गया है 2 इंटीजर वैल्यू इसको चाहिए, तो मैं यहाँ 2 इंटीजर वैल्यू सप्लाई कर रहा हूँ 10, 20। तो इस लाइन पे आप देख सकते हैं यहां पर फंक्शन कॉल हो रहा है और यहां पे फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो यहां पर कॉल करने वाला फंक्शन मेन है और जो कॉल हो रहा है वो ऐड है। तो चूंकि ऐड कॉल किए जाने वाले फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर, तो इसलिए इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आंसर बनाया गया है इज इक्वल। अब मेन फंक्शन यहां बताया गया है कि जो फंक्शन इसको कॉल करेगा उससे 2 वैल्यू सप्लाई करेगा और दोनों की ही टाइप इंटीजर होगा। तो यहाँ पे इसको सप्लाई की गई 2 वैल्यू 10 और 20। तो इस तरीके से आप 2 कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझ लीजिए कि कॉल किए जाने वाले फंक्शन को जब कॉलिंग फंक्शन द्वारा कोई वैल्यू सप्लाई की जाती है जहां पर वो होती है एक्चुअल आर्गुमेंट्स, और जब ये आर्गुमेंट्स कॉलिंग फंक्शन तक पहुंचते हैं तो जहां इन्हें होल्ड किया जाता है, जहां इन्हें रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, वे होते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। तो सीधी बात है यहां पर फंक्शन को कॉल करने पर जो वैल्यू सप्लाई किया गया है यह है एक्चुअल आर्गुमेंट्स, जबकि फंक्शन को डिफाइन जहां पर किया गया है जो वेरिएबल्स बनाए गए हैं आर्गुमेंट्स के लिए वो है फॉर्मल आर्गुमेंट्स। तो यहां पर ये दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। फर्स्ट, एक्चुअल आर्गुमेंट्स। एक्चुअल आर्गुमेंट्स जब किसी फंक्शन को कॉल करने पर उनको जो वैल्यू सप्लाई की जाती है कॉलिंग फंक्शन द्वारा तो वे एक्चुअल आर्गुमेंट्स होते हैं। जैसे हमने अभी अभी मेन में कॉल किया ऐड को, मेन इंट आंसर, और हमने लिखा आंसर इज इक्वल ऐड 10, 20। यहां पर 10 और 20 एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं जिनको कि मेन द्वारा ऐड को सप्लाई किया गया है। तो इस तरीके से फंक्शन को कॉल करने पर जो वैल्यूज दी जाती है वे एक्चुअल आर्गुमेंट्स है, जबकि जब फंक्शन को डिफाइन किया जाता है उस समय जो आर्गुमेंट्स में वेरिएबल बनाए जाते हैं वे होते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। तो सेकेंड है फॉर्मल आर्गुमेंट्स। जब हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया था या डिफाइन किया था इंट ऐड, तो हमने यहां पे लिखा था इंट x, इंट y। यहां पर x और y दोनों ही फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं जो कि मेन द्वारा जो हमारे फंक्शन को वैल्यू सप्लाई की गई है वो उसे होल्ड करेंगे या वहां पे वे स्टोर होंगे। इस तरीके से रूल्स ये है कि एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यूज फॉर्मल आर्गुमेंट्स में कॉपी होती है। तो जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स 10 और 20 पास किए गए थे वे यहाँ पर 10x में और 20y में स्टोर होगा। तो इस तरीके से जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें जो आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं वो फंक्शन जब डिक्लेयर किए होते हैं उसी तरीके से करना चाहिए। अगर हमने 2 आर्गुमेंट्स के लिए बोला तो 2 आर्गुमेंट पास करना होगा, अगर हमने एक इंटीजर और एक फ्लोट बोला है तो हमको इंटीजर और फ्लोट पास करना होगा। मींस आर्गुमेंट की जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसको सप्लाई की जाने वाली वैल्यूज मैच की जाती है फॉर्मल आर्गुमेंट्स की संख्या और फॉर्मल आर्गुमेंट्स के टाइप से। उनकी संख्या उतनी होनी चाहिए जितना डिक्लेयर करते समय फंक्शन को डिफाइन करते समय फॉर्मल आर्गुमेंट्स में दी गई है, और साथ ही आर्गुमेंट्स के टाइप वही होने चाहिए जो कि फॉर्मल आर्गुमेंट्स में दिए गए हैं। सपोज इंटीजर x y है तो दोनों ही वैल्यूज वहां सप्लाई जो की जा रही है इंटीजर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप एक्चुअल आर्गुमेंट्स और फॉर्मल आर्गुमेंट्स को समझ गए होंगे। यहाँ पर एक्चुअल आर्गुमेंट्स का मान फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी होता है और किस तरीके से होता है और उनकी डेफिनेशन क्या है ये आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा रिटर्न टाइप के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट लिखा गया है। अगर मैं यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं करता तो वाइड लिख सकता हूँ और आर्गुमेंट पास नहीं करता तो उसके लिए भी वाइड लिखा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इंट x और इंट y जैसा फंक्शन डेफिनेशन में लिखा गया है, डिक्लेरेशन के समय भी आप चाहें तो वहाँ वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डिक्लेरेशन के समय जो वेरिएबल हैं डेफिनेशन के समय उनका नाम वही होगा, आप उसे बदल भी सकते हैं।
इसीलिए डिक्लेरेशन के समय मैं केवल इंट यहाँ पे स्पेसिफाई किया था कि 2 इंटीजर होंगे, और डेफिनेशन के समय उन वेरिएबल्स का नाम दिया गया है, क्योंकि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में उनके टाइप, उनका सीक्वेंस सेम होना चाहिए, वेरिएबल्स के नाम बदल भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप डेफिनेशन के समय लिखते हैं इंट एट इंट ए कॉमा इंट बी, और जब डिक्लेयर करते समय आप लिखते हैं इंट एट इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और इसे डिफाइन करते हैं, तो आगे कोड में एक्स और वाई ही यूज होगा 10 और 20 वैल्यूज के लिए। मीन्स डेफिनेशन के समय भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं डिक्लेरेशन के समय, और डेफिनेशन के समय उन्हें बदल भी सकते हैं। इसलिए डेफिनेशन के समय मैंने यहाँ पर केवल 2 ही चीजें स्पेसिफाई की थी कि इनका टाइप और इनकी संख्या क्या होगी, इंट कॉमा इंट, इस तरीके से। अब हम रिटर्न टाइप के बारे में समझते हैं। रिटर्न टाइप, इस एग्जाम्पल के बाद आगे की वीडियो ट्यूटोरियल में आप इनके एग्जाम्पल प्रोग्राम पढ़ेंगे, तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको केवल थ्योरी बताया जा रहा है, ताकि आप समझ जाए कि वो जो थ्योरीज हैं, जो उनके सिंबल हैं, वो कैसे काम आते हैं। आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में आपको इनके पूरे एग्जाम्पल बनाए जाएंगे जब हम कैटेगरीज के बारे में डील करेंगे। रिटर्न टाइप का मतलब आपको मैंने समझा चुका है कि रिटर्न टाइप मीन्स होता है कि फंक्शन, हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, कॉलिंग फंक्शन को कैसी वैल्यू रिटर्न करने वाली है। यहाँ आपको ये बता दिया जाए कि कोई फंक्शन केवल एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकती है, जबकि आर्गुमेंट्स जो होते हैं उनकी संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है। इसलिए रिटर्न टाइप में केवल रिटर्न टाइप लिखा गया है। मीन्स वहाँ पैरामीटर लिस्ट, मतलब आर्गुमेंट संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है, इसलिए लिस्ट। रिटर्न टाइप केवल एक ही हो सकता है, या तो इंटीजर, या तो फ्लोट, या तो कैरेक्टर। आप जो भी डेटा टाइप रखना चाहे रख सकते हैं। अगर नहीं लौटाते तो आप वाइट कर सकते हैं। अब रिटर्न टाइप जब हम यूज करते हैं किसी फंक्शन में, जैसे इंट ऐड इंट एक्स कॉमा इंट वाई, जब हम किसी फंक्शन में रिटर्न टाइप यूज करते हैं और वहां स्पेसिफाई करते हैं कि फंक्शन इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है, तब उस फंक्शन के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट होना जरूरी होता है, जो उस फंक्शन से एक वैल्यूज रिटर्न करती हो कॉलिंग फंक्शन को। सपोज यहाँ पर हमने प्रोग्राम बनाया x और y का एडिशन के लिए, तब इनका एडिशन उस प्रोग्राम को या इस फंक्शन को लौटेगा जो इसे कॉल करेगा। तो यहाँ एक रिटर्न स्टेटमेंट होना जरूरी है। तो रिटर्न स्टेटमेंट 2 तरीके से यूज किया जा सकता है। पहला, केवल रिटर्न लिख के, और दूसरा रिटर्न और साथ में वैल्यू यूज करके। सबसे पहले मैं रिटर्न और वैल्यू के बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा है हमारा। तो 2 तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है। रिटर्न एक कीवर्ड है, या तो आप उसे ब्लैंक यूज कीजिए, केवल रिटर्न, और या तो आप रिटर्न किसी वैल्यू के साथ यूज कीजिए जिस वैल्यू को आपको रिटर्न करना है। वैल्यूज की जगह पर वैल्यू या वेरिएबल का नाम हो सकता है। इस प्रोग्राम में देखिए, मैं x और y को ऐड करके एक वैल्यू रिटर्न करना चाहता हूं जो कि दोनों का एडिशन हो। तो इसमें कोड क्या होगा, इंट c एक वेरिएबल, और यहाँ पे मैं लिखता हूं एक एक्सप्रेशन c इज इक्वल x प्लस y। इस लाइन पे आप समझ चुके होंगे कि c के पास x और y का एडिशन है। अब मैं c को रिटर्न करना चाहता हूं, जो फंक्शन ऐड को कॉल करे उसको एक एडिशन वैल्यूज मिलेगी x और y की। तो यहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट यूज करूंगा सेकेंड वाला, जिसके साथ वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा रिटर्न c। तो इस तरीके से जो भी फंक्शन इसको कॉल करेगा उसके लिए एक वैल्यू उसको रिटर्न होगी c की वैल्यू, जो कि इंटीजर है। क्योंकि मैंने यहाँ इंटीजर लिखा है रिटर्न में, इसलिए मैं इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न कर सकता हूँ। इंटीजर वैल्यू, अगर फ्लोट लिखा होता तो फ्लोट, करेक्टर होता तो करेक्टर। अगर मैं यहाँ वाइड लिखा होता तो कोई वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत ना होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न c। तो इस तरीके से अब एक स्टेटमेंट बचता है, वो है ब्लैंक रिटर्न, कि अगर हम रिटर्न के साथ कोई वैल्यू यूज नहीं करते तो वो किस काम आता है। तो यहां पर मैं उसको बताना चाहता हूं। अगर मैं इस फंक्शन को लिखता वाइड,
अगर कोई फंक्शन वाइड हो तो भी वो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकती है। यहां पर मैं ब्लैंक रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं रिटर्न फंक्शन क्लोज। तो रिटर्न स्टेटमेंट का अर्थ समझ लीजिए कि जब कभी रिटर्न स्टेटमेंट ब्लैंक लिखा जाता है जिसमें कि कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उस लाइन पे पहुंचता है तो उसका कंट्रोल उस फंक्शन पे रिटर्न हो जाता है जिस फंक्शन ने उसे कॉल किया था। अगर हमारा फंक्शन वाइड भी है तो ऐसे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया जा सकता है। अगर हमने वाइड की जगह कोई स्टेटमेंट लिखा है, कोई टाइप इंटीजर, फ्लोट, डबल, तो हमको उस टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी ही पड़ेगी। फिर हम ब्लैंक रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते, फिर हम यूज करेंगे रिटर्न वैल्यू, क्योंकि हमने उसे बोला है कि वो वैल्यू रिटर्न करना है। लेकिन अगर हमने फंक्शन को वाइड यूज किया है तो हम ब्लैंक रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं फंक्शन का कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए। सपोज हमने प्रोग्राम बनाया है कि अगर सी की वैल्यू 10 से बड़ी होती है तो इसका फंक्शन का जो कंट्रोल है वो वापस लौट जाए उस फंक्शन पे जिसने इसे कॉल किया था। यहाँ पे कॉलिंग और कॉल फंक्शन के बारे में समझ लीजिए। जो फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है वो उसको कॉलिंग फंक्शन कहलाता है, और जो कॉल होता है वो कॉल्ड होता है उसमें। यहाँ पर देखिए c इज इक्वल एक्स प्लस वाई। अगर मैं यहाँ पे कोड लिखता हूं कि इफ c की वैल्यू बड़ी हो 10 से तो रिटर्न, और ये क्लोज हो जाता है। इसके नीचे और भी कोड हो सकता है कुछ भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि c में x प्लस वाई का एडिशन होगा, और अगर x प्लस वाई का एडिशन 10 से ग्रेटर होगा तब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल वहां ट्रांसफर हो जाएगा जहां पर इस फंक्शन को कॉल किया गया था, वहां रिटर्न हो जाएगा। और अगर x प्लस वाई की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं होती है तब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ जाएगा। इस तरफ से ब्लैंक रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कॉल किए जाने वाले फंक्शन को कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। आप उसके साथ कोई वैल्यू नहीं लिखते, केवल वहां से कंट्रोल ट्रांसफर होकर उस फंक्शन के बाद वापस चली जाती है जिसने इसे कॉल किया था, अगर ये ब्लैंक है। ये वाइड स्टेटमेंट के साथ भी यूज होता है, या कोई फंक्शन वाइड है तो इसका यूज कर सकता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपने समझा कि रिटर्न टाइप क्या होता है, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। रिटर्न टाइप दो प्रकार के, ब्लैंक रिटर्न, एक रिटर्न और वैल्यू। आर्गुमेंट दो प्रकार के, फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट। आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको कैटेगरीज और उनके एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे जहां ये सारे स्टेटमेंट यूज होंगे, और एक सुटेबल एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाए जाएंगे। आपको यहाँ के वीडियो ट्यूटोरियल में, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में केवल उन वर्ड्स को क्लियर किया गया है कि ये वर्ड्स क्या होते हैं, इनका यूज कहाँ किया जाता है, इनका मीनिंग्स क्या है। तो अदर वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट EasyTuts4U पर लॉगिन कीजिए। तब तक के लिए बाय।